जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे मगध के विषय में। कुछ दिन से हमारे वीडियो नहीं आ पा रहे थे, थोड़ा हम इस तरह बिजी थे। ठीक है, अब आज से प्रॉपर वीडियो आएंगे। पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में पहले हमको पढ़ेंगे। मगध में हर्यक वंश पढ़ेंगे, फिर शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, फिर नंद वंश पढ़ेंगे, फिर मौर्य वंश पढ़ेंगे। ठीक, हर्यक वंश सबसे पहले, हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसे बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार का जो लड़का हुआ उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु की माता का नाम चिलना तथा पत्नी का नाम मजीरा था। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र होता है उदयन। उदयन जो होता है वो जैन धर्म का समर्थक होता है। राजगृह में पाटलिपुत्र जो कि गंगा नदी के संगम पर स्थित है। उदयन के 3 लड़के होते हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ठीक, ये क्या करते हैं, जो हर्यक वंश वाले होते हैं, हर्यक वंश में जो बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है? अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार की हत्या करने वाला कौन था? अजातशत्रु। ये हत्या कर देता है अपने पिता की। इसके बाद जो उदयन होता है, उदयन किसकी हत्या कर देता है? वो अजातशत्रु की हत्या कर देता है। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंसा वंश भी कहा जाता है। इसीलिए हर्यक वंश को कैसा वंश कहा जाता है? पितृहंसा वंश भी कहा जाता है। इसके बाद शिशुनाग आता है। तो शिशुनाग, इसका जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होता है वो नागदशक होता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक होता है। नागदशक को, क्योंकि यह एक ऐसा शासक होता है, अयोग्य शासक होता है, इसलिए शिशुनाग क्या करता है? इनकी हत्या कर देता है। ठीक, फिर जो शिशुनाग वंश हमारा कब से कब तक रहेगा? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। ठीक, या बिफोर क्राइस्ट। शिशुनाग अपनी राजधानी वैशाली बनाता है और कालाशोक, इसके बाद जो दूसरा शासक आएगा शिशुनाग के बाद कालाशोक आएगा। कालाशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाता है। जो बौद्ध, इसी समय कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध संघ 2 खंडों में विभक्त हुआ, स्थावीर तथा महासंघिक। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक होता है नंदिवर्धन होता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन होता है। नंदिवर्धन को कौन मारता है? महापद्म नंद। ठीक, कौन मारता है? महापद्म नंद। नंद वंश की स्थापना करता है। 344 से लेके 322 ईसा पूर्व नंद वंश की स्थापना मानी है। उपाधि जो है, जो महापद्म नंद होते थे, इसने उपाधि रखी थी एकराट की। एकराट का मतलब होता था पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा मध्य के राजाओं को जीत लेना ही इतिहास में एकराट कहा जाता है। ठीक, यह एक ऐसा शासक था जो क्षत्रियों का नाश करने वाला शासक था। ठीक, इसके बाद महापद्म नंद के बाद नंद वंश में टोटल 8 शासक होंगे, जिसमें सबसे मजबूत शासक घनानंद होगा। ठीक, सबसे मजबूत शासक कौन होगा? घनानंद होगा। इसके बाद पहला होगा पांडुक होगा, दूसरा पांडुगति होगा, तीसरा भूतनाथ, चौथा राष्ट्रपाल, पांचवा गौविसारण, छठा 10 सिद्धक, सातवां कैवर्त और 8वां घनानंद। ठीक, घनानंद। अब उधर क्या हो रहा था? जो सम्राट सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। उधर वो भारत पर आ रहा था, भारत में आक्रमण करने के लिए। जो सिकंदर था वो विश्व विजेता बनना चाहता था। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। तो अब क्या हो रहा था? इधर जो हमारी जो नदियां थी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक, कौन कौन सी नदी थी? झेलम, ये नदियां सब यहीं से निकलती। ऊपर से कौन सी आती है? तो सिंधु नदी आती है। ठीक, ये कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है। पहली यहां से निकलेगी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक, सारी नदियां किसमें मिल जाएंगी? चिनाब में मिल जाएंगी। ठीक, ये आगे आके, और ये चिनाब नदी किसमें मिल जाएगी? तो सिंधु नदी मिल जाएगी। तो जो सिकंदर था, सिकंदर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास नदी के आसपास आ चुका था भारत में। व्यास नदी के उस तट पर था। सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है।
सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। ठीक इधर जो व्यास नदी के पास जो आसपास का शासन था वो किसका था, राजा अंबिक का था। ठीक इधर सिकंदर भारत आ रहा था और इधर देखो घनानंद के बाद इधर जो जो घनानंद को कौन हराएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य हराएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से हराएगा, तो विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य, 3 नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। ठीक इनके ये कौन था, ये तक्षशिला का आचार्य था। ये तक्षशिला का आचार्य होने के साथ साथ एक बार घनानंद ने शासन आ रहा था, सिकंदर आया तो घनानंद जो अंतिम शासक था, इसको खाली 2 ही चीजों से प्रेम था, धन और ये धन सबसे ज्यादा इसको प्रिय था। और ये सबसे ज्यादा इसको प्रिय था, धन से प्रेम था, और ये सबसे ज्यादा मदिरा पीता था, मदिरा पान करता था। इसके बाद क्या होता है, जो घनानंद होता है, एक बार तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त इनको समझाते हैं कि सिकंदर आ रहा है, तो सिकंदर आ रहा है उसके विषय में योजना बनाओ। तो ये क्या करते हैं, घनानंद तक्षशिला के साथ जो आचार्य होते हैं विष्णुगुप्त या चाणक्य को लात मारकर भगा देते हैं। तो चाणक्य कहता है मैं तब तक अपनी सखाएं नहीं बांटूंगा जब तक घनानंद मैं तुम्हारे साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद तक्षशिला के आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसके ऊपर अटैक करते हैं। ठीक इधर घनानंद के ऊपर अटैक करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जो एक दिन की बात है, अब ये जीत नहीं पाते हैं क्योंकि घनानंद बहुत मजबूत शासक होते, 16 महाजनपद इनके अधीन होते हैं। तो एक दिन ये जा रहे थे, मतलब आचार्य चाणक्य जो थे, एक दिन एक खाना खाने गए एक जगह, तो एक माता ने अपने बेटे को क्या रोटी दिया, तो उसने कहा, वो रोटी खा रहा था, तो उसने कहा कि इस रोटी को आप किनारे से तोड़ के खाओ, बीच से तोड़ोगे तो जल जाओगे। इस जगह चाणक्य को यह शिक्षा मिलती है कि ऐसा करते हैं कि हम जो घनानंद के जो 16 महाजनपद हैं उस पर हम डायरेक्ट ही आक्रमण करें, इसलिए सफलता मिल नहीं रही है। तो ऐसा करते हैं, इनके एक प्रांतों को जीतते हैं और हमें सफलता मिलेगी। ऐसा ही होता है, एक प्रांतों को जीतने के बाद में इन्हें सफलता मिल जाती है। इधर जब सिकंदर वापस चला जाता है और इसके बाद सिकंदर की सेना भी व्यास नदी से पार करने से मना कर देती है। इसके बाद सिकंदर की 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। फिर उसका जो सेनापति होता है सेल्यूकस निकेतन भारत में आता है, और भारत में आने के बाद में अब यहाँ पर भारत में किसका शासन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का, 323 से लेकर 398 ईसा पूर्व में। अब चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ भारत में शासन होता है। तब यहाँ से सेल्यूकस निकेतन प्लस चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में क्या होता है, एक युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होता है। ठीक कौन जीतता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जीतता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब ये जीत जाता है युद्ध, तो अब क्या करते हैं, सेल्यूकस निकेतन अपनी पुत्री कार्नेलिया, ठीक सेल्यूकस निकेतन की पुत्री का नाम था कार्नेलिया ठीक कार्नेलिया की शादी सेल्यूकस निकेतन किससे कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। ठीक इस चंद्रगुप्त मौर्य से कार्नेलिया की शादी हो जाने के बाद में सेल्यूकस निकेतन चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में इनको काबुल कंधार हेरात मकरांत प्रांत देता है। ठीक काबुल कंधार हेरात मकरांत प्रांत देता है। उस समय दहेज में कार्नेलिया की शादी हो जाने के बाद काबुल, कंधार, मकरांत और हेरात देता है। ठीक चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दहेज में मिलते हैं। अगर आज शादी करो तो क्या मिलती है, मोटरसाइकिल मिलती है, गवर्नमेंट हो बहुत ज़्यादा 4 व्हीलर मिल जाती है। ठीक है,
इसके बाद दूसरा शासक आता है बिंदुसार। ठीक, बिंदुसार के बाद कौन आएगा? अशोक आएगा। ठीक, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बिंदुसार और अशोक के विषय में बताएंगे।